नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है मोनाल पटेल और आज हम देखेंगे 15 मार्च सोमवार के इंडियन एक्सप्रेस में मुझे एग्जाम के लिए काम की चीज़ क्या लगी। सबसे पहले पॉलिटी के समाचार। आप जानते हैं इंडिया के इंडिपेंडेंस को 75 ईयर्स, तो हमने एक आध निबंध के पॉइंट्स कलेक्ट करते रहने चाहिए कि अचीवमेंट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, वाई वी शुड बी प्राउड टू बी इंडियंस वगैरह वगैरह। और उसमें कुछ चिंता के विषय, जैसे कल हमने एक देखा था कि मिडिल क्लास का डेमोक्रेसी में पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन कम हो रहा है वगैरह। अभी आज एक और मुद्दा मिलता है, डिफेक्शन यानी पक्षांतर, एक पार्टी छोड़ के नेता दूसरी पार्टी में चला जाए। कई अलग अलग राज्य सरकारों में ये उथल पुथल होती रहती है। अभी राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट ने विधानसभा में एडमिट किया कि हाँ, हम लोगों ने कुछ लोगों के फ़ोन टैप किए थे अंडर द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट। अभी वो किसके फ़ोन टैप किए थे वो सब नाम उन्होंने नहीं बताए, बट देर आर एलिगेशंस कि ये ऑपोजिशन लीडर या फिर अपनी पार्टी के एमपी एमएलए का भी फ़ोन टैप करवाते हैं ताकि नज़र रख सके कौन किसको खरीद या बेच रहा है, या ये लोग हमारे पीछे कुछ कंस्पायरेसी तो नहीं कर रहे। तो एक तरफ इंडिविजुअल पॉलिटिशियन का फ्रीडम ऑफ कंसाइंस की उससे लगता हो कि अभी कांग्रेस नहीं बीजेपी बेहतर काम करे, मैं वहाँ चला जाऊँ, या फिर कि हॉर्स ट्रेडिंग पैसों के लिए हो रहा है, और फिर उनकी अपनी प्राइवेसी जिस पर सरकार फ़ोन टैपिंग सर्वेलेंस कर रही है। तो ये सब चिंता के विषय। खैर, तो जो बड़ा सा निबंध बनेगा इसमें ये कोई एक पैराग्राफ भर के नहीं लिखना है, दिस इज़ हार्डली अ मैटर वर्थ 1 और 2 लाइन्स, कि ये भी एक चिंता की चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। मेंस पेपर 2 में कंपेयरिंग कॉन्स्टिट्यूशन। पाकिस्तान में होती है जिरगा। जिरगा एक प्रकार की ट्राइबल पंचायत कि जहाँ पर उनके लोकल कम्युनिटी लीडर्स बैठेंगे और न्याय देंगे इन्वॉल्विंग सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स। अभी कुछ दिनों पहले पाकिस्तान में हिंदुओं के एक मंदिर में तोड़फोड़ हुई थी, कुछ 50 लोगों को गिरफ्तार किया था। पुलिस केस और वो सब चल ही रहा है, लेकिन अलग से जिरगा पंचायत भी हुई। तो वहाँ हिंदू कम्युनिटी के लीडर्स ने कहा कि हम उस भीड़ के जो भी 50-100 लोग थे उनको माफ़ करते हैं, और सामने मुस्लिम समुदाय के लीडर्स ने कहा कि हाँ, अब से आपकी हम फुल प्रोटेक्शन करेंगे, आपके रिलीजियस प्लेसेस को कोई नुकसान नहीं होने देंगे। तो दोनों ही समुदायों के बीच ये जो सहमति और माफ़ी हो गई, अब ये लोग अपना रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट में भेजेंगे, और फिर हो सकता है ये जितने 50 लोग अरेस्ट हुए थे उनको जेल से मुक्त कर दिया जाए। तो इसके चार्म्स क्या हैं? फ़ायदे ये हैं कि रिकन्सिलिएशन, अभी समझिए यहाँ पर उनको 10 साल की जेल हो भी जाए तो उससे सौहार्द और बिगड़ ही जाता कि हिंदू मुस्लिम समुदाय और टकराव में तुमने हमारे 50 लोगों को 10 साल की जेल में भिजवाया था, वेरेज यहाँ पर ठीक है माफ़ किया और अब से नहीं करेंगे। सो सम टाइप ऑफ रिकन्सिलिएशन, फास्टर कंक्लूजन ऑफ द केस। गरीब लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता कि वकीलों की फ़ीस देते देते सालों साल कोई मैटर कोर्ट में चलाते रहें। हाँ, तो ये तो जिरगा पंचायत तो बहुत अच्छी चीज़ लगती है, बट देन व्हाट आर द चैलेंजेस? मित्रों, कई बार पाया गया है इनका जो जस्टिस होता है वो आई फॉर एन आई, आँख के बदले आँख, खून के बदले खून। किसी एक व्यक्ति ने किसी महिला का रेप किया हो तो उस महिला के फैमिली के मेल मेंबर्स को वो परमिट करते हैं कि आप उस एक्यूज पर्सन के परिवार की महिलाओं का रेप करें। ऑनर किलिंग इज़ ऑल्सो परमिटेड। और सामने अगर कोई अमीर आदमी हो, उसने किसी की हत्या की हो, रेप किया हो, तो उसे ब्लड मनी यानी उसके परिवार को पैसा दे के वो ठीक है, इसको तुम इतना पैसा दे दो और तुमको माफ़ किया, तुमने मार डाला उसकी भी कोई परवाह नहीं हमें। खैर मित्रों, जहाँ तक मेंस पेपर 2 का मामला है, कंपेयरिंग कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमने बड़े बड़े कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ही कंपेयर करना होता है, जैसे यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, फिर और कुछ टाइम मिले तो चीन, जापान, रशिया वगैरह। तो भारत और पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कंपेयर करो, उसका कॉस्ट बेनिफिट तो कम ही है, बट सपोज यू हैव टू राइट समथिंग अबाउट जेनेरिक फैक्टर्स कि व्हाट आर द यूनिक फीचर्स एंड, तो ये भी एक मसला है कि भारत में रूल ऑफ लॉ और अपने प्रीएम्बल में ही अलग अलग प्रकार के जस्टिस और रिट पिटीशन और फंडामेंटल राइट्स वगैरह वगैरह में आप सोच के ये सब जोड़ सकते हैं। अब यही सब डेमोक्रेसी और फ्रीडम का नाम लिया है, तो आप याद करें अमेरिका का वो फ्रीडम हाउस और स्वीडन का वीडीएम इंस्टीट्यूट, उन्होंने सब भारत की निंदा की कि यहाँ डेमोक्रेसी खतरे में है, राइट्स कम हो रहे हैं, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी है। इस पर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर ने ये कहा पहला कि इन संस्थाओं को किसने दुनिया का कस्टोडियन बना दिया है, वी आर नॉट लुकिंग फॉर देयर अप्रूवल, पहली बात। और दूसरा, ये अगर कह रहे हैं कि भारत में नेशनलिज्म और राष्ट्रवाद बहुत बढ़ रहा है और आज़ादी खतरे में है, तो भारत ने अलग अलग 75 देशों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन दी है, तो आपके देशों ने मतलब अमेरिका स्वीडन ने क्या खुद कर लिया है जो आप हमें सिखा रहे हो? और तीसरा, अमेरिका में तो उनके खुद के भूतपूर्व प्रेसिडेंट ट्रंप बोलते हैं कि पूरा इलेक्शन ही फ्रॉड था, भारत में ऐसे कभी कोई क्वेश्चन उठे नहीं। अफकोर्स कुछ लोग बोलते रहते ये ईवीएम मशीन में ये वो, पर पूरा इलेक्शन ही फ्रॉड है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, ऐसा तो कोई कभी नहीं बोलता है। अभी उसी से जोड़कर हम दूसरा देखते हैं, ऑफिसर लाइक क्वालिटी फॉर एथिक्स पेपर। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया था कि जर्नलिस्ट कोई प्रश्न पूछे तो
इट इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर एन ऑफिसर और अ स्टेट्समैन टू रिस्पॉन्ड टू इट। जैसे नीति आयोग के वाइस चेयरमैन डॉक्टर राजीव कुमार को जर्नलिस्ट ने प्रश्न पूछा कि ये स्वीडन और अमेरिका के ये सब इंस्टीट्यूट ने जो बोला भारत में आज़ादी खतरे में, इस पर आपका क्या कहना है। तो जवाब पे गौर कीजिएगा। राजीव कुमार ने कहा कि मैं सिर्फ इकोनॉमिक फ्रीडम की बात कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इकोनॉमिस्ट हूँ और ये नीति आयोग सब इकोनॉमी का काम देखता है। तो जहाँ तक इकोनॉमिक फ्रीडम की बात है तो वो तो बिल्कुल ही डेंजर में नहीं है, बिल्कुल ही कम नहीं हो रहा है। ये सब ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस कर रहे हैं, स्टार्टअप को मदद कर रहे हैं वगैरह वगैरह। और जहाँ तक पॉलिटिकल फ्रीडम की बात है तो मैंने ये पूरा रिपोर्ट पढ़ा नहीं, और मुझसे ज़्यादा विशेषज्ञ टाइप के लोग हैं भारत में जो इस पर कमेंट कर सकते हैं। तो ये क्या है, ऑफिसर लाइक क्वालिटी, सीधा खुद पढ़ना कि ये है वो है। ऑफिसर की भाषा संयम वाली होनी चाहिए। उसी तरह जो प्रेसिडेंट है, जो गवर्नर है, जो सुप्रीम कोर्ट का जज है, उनकी भी यही तरीका होना चाहिए। अभी आप देखेंगे, लेकिन ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर ने तो सब बोला कि फर्जी और किन्हें आप वो बोल सकते हैं क्योंकि वो पॉलिटिशियन है, वो मिनिस्टर है। सो अंडरस्टैंड द रोल्स एंड अंडरस्टैंड द क्वालिटीज़ ऑफ ऑफिसर एंड लीडर एंड मिनिस्टर। आगे बढ़ते हैं। एनवायरनमेंट, प्लेसेस इन न्यूज़। गुजरात भावनगर रीजन शत्रुंजय हिल्स, ये फॉरेस्ट एरिया में आग लगी और यहाँ पर एशियाटिक लायंस पाए जाते हैं। फिर समाचार कुछ इकोनॉमी के। एक मुद्दा चल रहा है डिसइन्वेस्टमेंट एसेट मोनेटाइजेशन, मतलब सरकार के पास जो अलग अलग शेयर्स हैं वो कंपनियों के बेचना शुरू करे, उसमें से पैसा आ जाए और सामने उन कंपनियों की शेयर होल्डिंग में प्राइवेट सेक्टर की शेयर होल्डिंग बढ़े, तो उस हिसाब से प्रोफेशनल लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठे और सही से काम हो सके। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के नीचे की एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, अलग अलग एयरपोर्ट के लिए उन्होंने अलग अलग जॉइंट वेंचर कंपनियां बनाई हैं। जैसे मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड का मतलब क्या है कि वो पब्लिक एट लार्ज को अपने शेयर बॉन्ड बेचने को नहीं बोल सकते। दे विल हैव लिमिटेड इन्वेस्टर, 2 से लेके 200। हाँ, तो मुंबई एयरपोर्ट की कंपनी में कौन है इन्वेस्टर? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया खुद 26% और अदानी ग्रुप 74%। तो इन्होंने मिलके ये एयरपोर्ट का संचालन करेंगे। ऐसा कुछ ऑपरेशन मैनेजमेंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट यानी OMDA बनाया होगा। तो बेसिकली उसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसने ये जॉइंट वेंचर कंपनी को बोला आप इतना काम करेंगे और इसमें प्रॉफिट में हमें इतना हिस्सा मिलेगा वगैरह वगैरह। तो ये तो सब चल ही रहा था, लेकिन अभी डिसइन्वेस्टमेंट और एसेट मोनेटाइजेशन के माहौल में ऐसे सब दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु एयरपोर्ट की ये जितनी भी शेयर होल्डिंग एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास है, वो प्राइवेट सेक्टर ये सब अदानी, अंबानी, GMR ग्रुप वगैरह को बेच देंगे। बेनिफिट ज़्यादा प्रोफेशनल मैनेजमेंट। चैलेंजेस, पाया जाता है कि जब ऐसे एयरपोर्ट प्राइवेटाइज हो जाते हैं तो वहाँ पर यूज़र फीस बहुत बढ़ जाती है, पार्किंग के चार्जेस, पानी की बोतल के चार्जेस से लेके सब कुछ। खैर आगे बढ़ते हैं। पानी का ही नाम लिया है तो वॉशिंग मशीन। तमिलनाडु में AIADMK ने मैनिफेस्टो में, चुनाव घोषणा पत्र में ये लिखा है कि हमारी पार्टी जीत के आएगी तो हम सबको वॉशिंग मशीन देंगे। अभी तक तो मिक्सचर ग्राइंडर तक ही था, लेकिन अब वॉशिंग मशीन भी देंगे। और कॉलेज स्टूडेंट को फ्री में डेटा दिया जाएगा, महिलाओं को ट्रैवल के अंदर सब रियायती दी जाएंगी, टिकट और रेलवे में। इस पर नीति आयोग का रवैया ये है कि गरीबों को दिया जाए तब तक ठीक है, लेकिन मिडिल क्लास फैमिली को भी इस तरह की सब फ्री बाइज दी जाएँ, मुफ्त में सब चीज़ें या सस्ते में चीज़ें, देन इट इज़ नॉट फिजिकली सस्टेनेबल। राजकोषीय रूप से ये सतत रूप से हम नहीं चला सकते, क्योंकि आपका राजकोषीय घाटा और बढ़ जाएगा। वैसे भी टैक्स में पैसा कम आता है और कोरोना में और भी कम आ रहा है, तो बेटर कि जितना भी पैसा खर्च करना है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में खर्च किया जाए। रोड बिल्डिंग, हाईवे बनाओ, उससे स्टील सीमेंट इंडस्ट्री को सब फायदा मिले, मजदूरों को रोजगार मिले, तो वो सस्टेन कंटिन्यूस डिमांड क्रिएट करेगा रादर देन गिविंग दिस टाइप ऑफ फ्री बाइज। योजनाओं का ही नाम लिया है। मेंस पेपर 2 में मुद्दा है पॉलिसी स्कीम डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। ओडिशा में कालिया स्कीम चलती है, बेसिकली किसानों को पैसा दिया जाएगा। उसकी एक कॉलम है, उसका जिस समझ लेते हैं। ओडिशा ने जब ये योजना लागू की करीब 2018 या उससे पहले, तो बेनिफिशियरीज आइडेंटिफाई करने के लिए कौन लाभार्थी होगा उसके 3 चरण थे। पहला यूनिफिकेशन, दूसरा वेरिफिकेशन, तीसरा एक्सक्लूजन। यूनिफिकेशन यानी एकीकरण, कि पूरे ओडिशा में कितने ही सारे फार्मर्स और लैंडलेस लेबरर्स होंगे, उन सबको बोला पहले आप फॉर्म भरो। सारे फॉर्म एकत्रित किए। उसके बाद सेकंड स्टेज में वेरिफिकेशन, उसकी जांच पड़ताल कि देखो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 के हिसाब से ये किसान गरीब है कि नहीं। मित्रों, ये जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था उसमें सब प्रश्न पूछे जाएं। आपके पास पक्का मकान है क्या? आपके पास व्हीकल है क्या? आपके घर में किसी के पास गवर्नमेंट जॉब है क्या? ऐसा करके वो आइडेंटिफाई करेंगे कौन ज़्यादा ज़रूरतमंद है जिसे योजनाओं का लाभ पहले मिले। हाँ, तो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, फिर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की बेनिफिशियरी लिस्ट, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर, ऐसे अलग अलग 20 डेटा सेट्स को उन्होंने इंटीग्रेट किया
जिसकी मदद से कौन किसान है वो भी पता चल गया, कौन लैंडलेस फार्मर है, कौन लैंडलेस लेबरर है, भूमिहीन किसान, भूमिहीन खेत मजदूर, वो सबको भी आइडेंटिफाई किया। और फिर तीसरा स्टेज एक्सक्लूजन, मतलब कुछ लोगों को हटा देना। तो जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो लोग टैक्स भरते हैं, जैसे इनकम टैक्स, जीएसटी वगैरह में रजिस्टर्ड मर्चेंट्स, मिडिल क्लास फैमिलीज़ और बड़े किसान जिनके पास बहुत मात्रा में ज़मीन है, उन सबको ये योजना का लाभ नहीं मिलेगा, ऐसा एक्सक्लूजन लिस्ट बना दिया। और चौथा ग्रीवांस रेड्रेसल मैकेनिज्म भी है, शिकायत निवारण के लिए कि इतने दिन में ये कंप्लेन को सॉल्व करेंगे। और डेटा प्राइवेसी भी है कि ये जितने भी किसानों ने अपना नाम नंबर सब लिखवाया है, वो सारा डेटा वो सिलेक्टेड ऑफिसर्स ही एक्सेस कर सकते हैं। पूरी वेबसाइट का सबके पर्सनल नंबर और एड्रेस और फोटोग्राफ और सब कुछ शेयर नहीं कर दिया। तो ऐसी है ओडिशा की कृषक असिस्टेंस फॉर लिविंग एंड इनकम ऑगमेंटेशन यानी कालिया स्कीम। इसके फीचर कुछ इस तरह से हैं कि हर क्रॉपिंग सीज़न, मतलब रबी खरीफ वगैरह में 5-5 हज़ार रुपये करके 5 क्रॉपिंग सीज़न में कुल मिलाकर 25,000 रुपये देंगे। फिर 50,000 रुपये की क्रॉप लोन 0% ब्याज पे दी जाएगी। लैंडलेस लेबरर्स को 10,000 रुपये देंगे, लैंडलेस फार्मर्स को 12,500 रुपये देंगे ताकि वो मशरूम बी कीपिंग वगैरह कर सके। खैर एग्जैक्ट फिगर्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, सफिशिएंट टू नो कि लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इज गिवन फॉर फार्मिंग, इंटरेस्ट फ्री लोन्स, बी कीपिंग, हनी कीपिंग एक्सेट्रा। अब इसके सामने हम केंद्र सरकार की पीएम किसान योजना देखें, किसान सम्मान निधि, उसमें क्या है, हर साल 6,000 रुपये दिए जाते हैं और इसके सामने तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा दिया जा रहा है। और दूसरा, केंद्र सरकार की पीएम किसान योजना में सिर्फ ज़मीन है वो किसकी मालिकी की है, ऐसे किसानों को ही पैसा मिलता है। जो भूमिहीन किसान है, जो दूसरे की ज़मीन पर खेती करें, उन्हें कोई पैसा नहीं मिलता। अब ये सब देख के आपको लगे कि केंद्र सरकार की योजना फालतू है, तो मित्रों वो ऑफिसर लाइक क्वालिटी नहीं है। क्योंकि आपने ये भी गौर करना है कि 15 फाइनेंस कमीशन, उससे पहले 14 फाइनेंस कमीशन, इन लोगों ने अलग अलग राज्य सरकार को ढेर सारा पैसा दिया है टैक्स डेवोल्यूशन और ग्रांट्स के नाम पे। तो उनके पास भी पैसा है तो थोड़ा बहुत वो भी खर्च कर सकते हैं। अगर आप ऐसी उम्मीद करें कि हर एक किसान के हर एक लाख लाख रुपए केंद्र सरकार ही देती फिरे, तो फिर फिजल डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और अभी तो नीति आयोग ने बोला कि फिजल ही सस्टेनेबल रखना चाहिए चीज़ों को। तो कुछ लोग अचानक से कूद पड़ते हैं, एक आध योजना किसी राज्य सरकार की जान के कि हाँ वही बेस्ट है और पूरे भारत में करो। बट भाई केंद्र सरकार का टैक्स टू जीडीपी रेशियो क्या है, फिजल डेफिसिट कितनी है, कंट्रोल में है कि नहीं, यू हैव टू एनालाइज दोज थिंग्स इन अ डिस्पैशनेट मैनर। भावुक हुए बिना जांच करिए आप। हाँ, तो मुद्दे पे आते। पेज 1 में काम की चीज़ हमने देखी, बाकी तो वही तृणमूल कांग्रेस और मुकेश अंबानी के घर के पास बम मिला उसकी समाचार है। एक टाइग्रेस को छोड़ा गया था लेकिन फिर उसका दूसरी टाइग्रेस से लड़ाई हो गई और फिर उसका देहांत हुआ वगैरह। लेकिन मित्रों ये दुखद समाचार, लेकिन इसको देख के अच्छा तो वो पेंच टाइगर रिजर्व में हुआ और वो महाराष्ट्र में है और ये अवनी नाम की टाइग्रेस की बच्ची थी। इतना छोटा छोटा करने बैठेंगे, कॉस्ट बेनिफिट इज लेस। ये पेंच टाइगर रिजर्व किधर है, महाराष्ट्र में है कि मध्य प्रदेश में, वो तो सब आप एक बार में ही तैयार करो। वो पूरी लिस्ट आपको विकीपीडिया से, ऑनलाइन से, ये सब अलग अगर एनवायरनमेंट की किताबों से मिल जाएगी। पेज 2 कुछ काम का नहीं। पेज 3 ई गवर्नेंस, पुलिसमैन के लिए बॉडी कैमराज। ऐसा सब अमेरिका यूरोप में होता है कि पुलिसमैन ने अपने शर्ट पे ही कैमरा लगाया होता है, तो वो जहाँ भी जाएगा जो भी देखेगा उसमें रिकॉर्ड होते रहेगा। गुजरात राज्य में पता चला कि पुलिस और जनता के बीच टकराव बहुत बढ़ रहा है। एक तो मास्क वायोलेशन और दूसरा ये हेलमेट सीट बेल्ट के सब कानून में। और फिर उसमें एलिगेशंस होते हैं पुलिस ने रिश्वत मांगी या फिर कि मारपीट की XYZ। तो कैसे हम इसको कंट्रोल कर सके? कंपलसरी किया जाए कि ये ट्रैफिक पुलिस ऐसे बॉडी कैमरा पहन के ही खड़े रहें जितने घंटे तक उनकी ड्यूटी है। तो जो भी हुआ वो सब रिकॉर्ड होगा, तो पता चल जाएगा कि या तो रिश्वत मांगी थी या सामने वाले ने बदमाशी की थी। तो ऐसे बॉडी कैमरे के बेनिफिट क्या हैं? लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ द इवेंट टू द कमांड सेंटर, उनका जो भी DCP होगा उसको सब स्ट्रीम एक साथ दिखते रहेंगे। और ये सब कैमरा में GPS डिवाइस भी है, तो पता चल जाएगा कितने पुलिसमैन कौन से चौकी पर तैनात हैं। और यहाँ पर ये कैमरा में जितना भी डेटा या मेमोरी कार्ड होगा उसका कोई थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन उसे टेम्पर नहीं कर सकती, छेड़खानी नहीं कर सकती। इसका अपना अलग से इनक्रिप्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इस कारण से इसके जो भी रिकॉर्डिंग वीडियो क्लिपिंग होंगी वो कोर्ट में भी प्रस्तुत कर सकते हैं एज एविडेंस। और ऐसे कैमरा होंगे तो पुलिस ब्रूटालिटी, करप्शन, मारपीट, डंडेबाजी, रिश्वत मांगना, वो स्कोप थोड़ा कम हो जाएगा। हालांकि उसमें भी दुरुपयोग कुछ तो हो सकते हैं कि वो उतनी बार बोल दे कि बैटरी ख़त्म हो गई थी, या फिर कि कहीं इशारा कर दे और उसका कोई एजेंट कुछ करे। लेकिन वो सब काल्पनिक बदमाशियाँ कैसे होंगी उसमें अभी से दिमाग खर्च करने का फ़ायदा नहीं। इधर सब ई गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, गुड गवर्नेंस वगैरह में पॉजिटिव डायमेंशन कि हाँ ऐसा सब करना चाहिए। तो गुजरात में ये एक्सपेरिमेंट होने वाला है। एंड डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, सपोज मेरे ख्याल से पिछले 1-2 साल में ऐसे प्रश्न आए कि आप IPS ऑफिसर हैं और आप किसी डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं और वहाँ
पता चलता है कि ड्रग माफिया ज़्यादा है या लीकर माफिया ज़्यादा है, तो आप क्या करेंगे। ऐसा मेंस पेपर 4 में केस स्टडी पूछे गई है और उसमें ये भी वो देते हैं कि उसमें लोकल पुलिस भी करप्ट है और उनके साथ शामिल है। तो मुद्दे लिखने के लिए बहुत सारे होते हैं। उसमें हमको अब एक और मुद्दा और मिल गया कि हाँ, ये बॉडी कैमरा भी लगाएंगे ताकि लोकल पुलिसमैन की करप्शन वगैरह पे थोड़ी लगाम रहे। पेज 4 जयशंकर का फ्रीडम और डेमोक्रेसी के बारे में बयान हमने देख लिया। पेज 5 AIADMK का वॉशिंग मशीन मैनिफेस्टो देख लिया। अभी मित्रों पेज 5 पर एक फ़ोटो दिया है कि कुछ एक पुतला जलाया जा रहा है और वो रशियन लोग अपना फेस्टिवल मना रहे हैं, मास लेन इत्सा, जो कि ये दर्शाता है कि अब सर्दियाँ जाने वाली हैं और गर्मियाँ आने वाली हैं। तो कुछ लोग जो आर्ट एंड कल्चर के नाम पे ज़रूरत से ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, वो इसकी भी नोट बनाने बैठेंगे कि ये मास लेन इट्सा रशिया का फेस्टिवल है। भाई कौन पूछ रहा है, ज़रा पुराने पेपर देखा भी करो कभी। पेज 6 कॉलम लेफ्ट साइड के दो पैराग्राफ के छोटे कॉलम में एक है क्वाड के बारे में। क्वाड समिट आप जानते हैं, इंडिया, USA, ऑस्ट्रेलिया, जापान। तो शुरू में चीन इसको बहुत क्रिटिसाइज़ कर रहा था कि ये तो एशियन नाटो है। वो नाटो समूह आप जानते हैं, अमेरिका, यूरोप के सब देश मिलकर रशिया, चाइना के खिलाफ सैन्य समूह। और फिर कि ये क्वाड ग्रुप इट इज़ अ हार्बिंजर ऑफ द न्यू कोल्ड वॉर, नया शीत युद्ध इसी के चलते आएगा, ये क्वाड के चलते। और फिर कभी कभी बोलते हैं इट इज़ अ ट्रांजिएंट सी फॉर्म, समंदर में वो फोम यानी झाग आ जाती है लहरों पे, ऐसा ये तो मतलब बिखर जाएगा। लेकिन अभी हमने कल परसों ही देखा कि कैसे क्वाड की वर्चुअल समिट में तय हुआ है कि 3 अलग अलग ग्रुप बनाएंगे। पहला ग्रुप जो वैक्सीन प्रोडक्शन देखे, दूसरा ग्रुप क्लाइमेट चेंज पे काम करे, तीसरा ये 5G, क्रिप्टो, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वगैरह क्या न्यू एज टेक्नोलॉजी को स्टडी करे। तो ये दर्शाता है कि क्वाड सिर्फ कोई मिलिट्री टाइप का अलायंस या चाइना से लड़ने का अलायंस नहीं है, वो अपने खुद से डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है। और जहाँ तक चाइना की बात है, तो अब वो दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमिक एंड मिलिट्री सुपर पावर है। तो स्वाभाविक है उसके सामने बाकी सब देश कुछ ना कुछ अलायंस तो बनाएंगे ही उसको बैलेंस करने के लिए। स्पेशली गिवन द फैक्ट दैट चाइना का जो एटीट्यूड है वो एक प्रकार का हेजीमॉन मतलब ऐसा जो अपना डोमिनेशन और दबंगई दिखाना चाहता हो, हांगकांग, ताइवान, तिबेट, भारत पाकिस्तान बॉर्डर से लेके हर जगह पर। तो स्वाभाविक है दूसरे लोग आपसे डरते हैं, इसलिए ऐसे अलायंस बनाते हैं। तो ये चीन की जिम्मेदारी है कि वो सबके साथ फ्रेंडली रिलेशन और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करे ताकि वो ऐसे अलायंस नहीं बनाए। तो फिर अभी पिछली ही UPSC मेंस एग्ज़ाम 2020 वाली, उसमें शायद ये पूछ ही लिया था कि क्वाड वो एक मिलिट्री से ज़्यादा ट्रेड टाइप का चीज़ बन रहा है वगैरह। तो वापस से अगले साल भी क्वाड का क्वेश्चन रिपीट हो, नॉट नेसेसरी, लेकिन इंडिया इज़ अ ग्लोबल पावर या इंडिया एंड एशिया पैसिफिक रिलेशन, ऐसे ब्रॉड टॉपिक में ये वापस जोड़ जोड़ के हम लिख ही सकते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन में ही एक और देख लेते हैं, अफगानिस्तान। RSS लीडर राम माधव की एक कॉलम कि अमेरिका ने 1 मई 2021 से सोच के रखा है कि हम अफगानिस्तान से अपने सैनिक वापस ले लेंगे। और वैसे भी कोरोना पैंडेमिक के चलते इनकी इकोनॉमी कमज़ोर हो गई है, तो वो मिलिट्री पे खर्चे कम करना चाहते हैं। अभी उसी सब टशन में उन्होंने बातें शुरू की है कि भारत को भी अफगानिस्तान के पीस एंड रीडेवलपमेंट एफर्ट में जोड़ना चाहिए, इन्वाइट करना चाहिए। तो हमने ध्यान रखना है कि ये सब रायता उन्होंने ही फैलाया है और अब उनसे संभल नहीं रहा तो हमें कहा जा रहा है। द पॉइंट्स टू कंसिडर आर, पहला कि भारत के तालिबान लीडर्स के साथ कुछ खास अच्छे रिश्ते नहीं हैं, क्योंकि ये अमेरिका, यूरोप वो सब ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं कि गुड तालिबान और बैड तालिबान और हम गुड तालिबान से एंगेज करेंगे। भारत सरकार ऐसा डिफ्रेंशिएट नहीं करती, जिसके चलते तालिबान के साथ हमारे अच्छे रिश्ते नहीं हैं। हालांकि भारत ने $3 बिलियन से ज़्यादा का पैसा खर्च किया है अफगानिस्तान के डेवलपमेंट में, डैम, इलेक्ट्रिसिटी, हाईवे, स्कूल। तो वहाँ की सामान्य जनता वो भारत को अपना दोस्त ही समझती है। तो उनका ये जो पॉपुलर ओपिनियन है उसे हम कैसे स्ट्रेटेजिक एडवांटेज में कन्वर्ट करें, सॉफ्ट डिप्लोमेसी, पीपल टू पीपल कनेक्ट, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, ये सब ज़रूरी होगा। क्योंकि धीरे धीरे ये तालिबान, पाकिस्तान, तुर्की ये सब अपने अलायंस बनाते रहेंगे तो भारत की सिक्योरिटी को भविष्य में जोखिम हो सकता है। पाकिस्तान का ही नाम लिया है तो एक और तीसरी चीज़ चल रही है, इंडस वाटर ट्रीटी। 1960 में भारत पाकिस्तान के बीच साइन हुआ। तो ईस्टर्न रिवर्स, पूर्वीय नदियाँ कौन कौन सी, सतलज, बियास, रावी का सारा पानी भारत के पास और मनचाहे रूप में इस्तेमाल करो। और वेस्टर्न रिवर्स, पश्चिमी नदियाँ कौन सी, इंडस, झेलम, चेनाब, तो उसमें थोड़ा भारत को भी मिलेगा लेकिन ज़्यादातर पानी पाकिस्तान को मिलेगा। और ये जो वेस्टर्न रिवर्स हैं, इंडस, झेलम, चेनाब, उस पर भारत चाहे तो डैम, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट भी बना सकता है। हालांकि उसकी डिज़ाइन में अगर पाकिस्तान को ऐतराज़ हो तो वो ऐतराज़ जता भी सकता है, ऐसा भी ट्रीटी में लिखा है। ये इंडस वाटर ट्रीटी में एक इंडस कमीशन होता है जिसने हर साल कम से कम एक बार मिलना है और ऑल्टरनेटिवली एक बार भारत में मिले, एक बार पाकिस्तान में मिले। 2020 में मिल नहीं पाए, ऑफलाइन भी नहीं और ऑनलाइन भी नहीं बिकॉज ऑफ कोरोना।
और 2021 में न्यू दिल्ली में मीटिंग करने वाले हैं। हाँ, तो सब एमसीक्यू में याद रखना, ये ईस्टर्न कौन सा, वेस्टर्न कौन सा, कब साइन हुई थी वगैरह। खैर, तो पेज 6 के कॉलम में ये हमने क्वाड और उसके बाद दूसरे सब अलग अलग पेज के सब इंटरनेशनल रिलेशन समाचार देखे। इसके अलावा आसाम पॉलिटिक्स की कॉलम काम की नहीं। फिर ये SC/ST रिजर्वेशन के बारे में लंबी चौड़ी कॉलम लिखी है, लेकिन नया जानने को कुछ नहीं। तीसरी कॉलम ओडिशा की कालिया स्कीम के बारे में, जो हमने आगे ही पढ़ लिया। आगे बढ़ते हैं पेज 7। पेज 7 में प्रोफेसर अशोक गुलाटी की एग्रीकल्चर के बारे में कॉलम। कुल मिला के जो बात है उसमें बहुत ज़्यादा डेटा दिया है, लेकिन जिस्ट कुछ ऐसा है कि नीति आयोग एक एग्रीकल्चरल मार्केट एंड फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म इंडेक्स यानी AMFFRI बनाता है कि कौन सा राज्य सरकार उसने ये सीड, फर्टिलाइजर, रूरल रोड, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, APMC, कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतर काम किया है, उसको अच्छा रैंक मिलेगा। और फिर उसने पाया कि गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार वो ज़्यादा फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म ले रहे हैं, तो इस इंडेक्स में उनका रैंक अच्छा है और उस हिसाब से उनके एग्रीकल्चर ग्रोथ में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। बाकी के कॉलम में अफगानिस्तान, राम माधव हमने देख लिया। तीसरा कॉलम एकता मलिक, कोरोना में कैसे फूड और मेमोरीज वगैरह, ये वो सब नॉस्टैल्जिक टाइप की चीज़ें काम की नहीं। आगे बढ़ो। पेज 8 एक्सप्लेन सीरीज़ में डॉक्टर प्रदीप कि हमने अब लॉकडाउन नहीं करना चाहिए वगैरह, ये कुछ काम का नहीं, इतनी चर्चा। आगे बढ़ो। दूसरी एक्सप्लेन सीरीज़ है AEG12। ये एक प्रकार का प्रोटीन है जो मच्छरों में पाया जाता है और ये प्रोटीन की खास बात यह है कि ये जीका वायरस, वेस्ट नाइल वायरस, इस टाइप के फ्लेवी वायरस के सामने लड़ सकता है। उनकी वायरस का जो प्रोटेक्टिव शेल होता है उसे वो डैमेज कर देता है वगैरह। और ये सब रिसर्च कोविड-19 के वायरस के सामने भी हम लड़ सकते हैं। मित्रों, साइंस टेक्नोलॉजी के नाम पे कुछ बार वायरस के अतरंगी प्रश्न पूछे गए हैं कि उसका वो इससे X हो सकता है या नहीं, Y हो सकता है नहीं। अच्छा, तो अब हमने जान लिया कि ऐसे कुछ प्रोटीन भी हो सकते हैं जो वायरस को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। साइंस में एक और एक्सप्लेन सीरीज़ है AICTE, ऑल इंडियन काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ये एजुकेशन मिनिस्ट्री की एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो इंजीनियरिंग और टेक्निकल और प्रोफेशनल एजुकेशन के स्टैंडर्ड तय करती है कि वहाँ कॉलेज एडमिशन के क्या नॉर्म हो, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, PhD वगैरह वगैरह। अब ये कुछ नए नॉर्म्स लेकर आए कि जिन विद्यार्थियों ने क्लास 11-12 में फिजिक्स या मैथ्स ना भी पढ़ा हो वो भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले सके, बशर्ते कि उन्होंने मिनिमम 45% मार्क्स हासिल किए जाने चाहिए इन एनी ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ 14 सब्जेक्ट्स। और फिर उसमें फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री वो सब तो है ही, बट साथ ही साथ कंप्यूटर साइंस, बायोटेक, एंटरप्रेन्योरशिप, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऐसे 14 विषय होंगे। उसमें से किसी भी 3 विषय में आपके 45% मार्क्स हैं तो आप ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा? कई बार ये पाया जाता था कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वाले स्कूल बोर्ड के जो चिल्ड्रन हैं उन्हें बायोटेक के कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता था क्योंकि मैथ्स वहाँ पर कंपलसरी वो मांगते थे। फिर कुछ बार इंजीनियरिंग में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज की काफ़ी सीट खाली रह जाती थी क्योंकि ये मैथ्स वाले वहाँ पर कंपलसरी था, लेकिन कैंडिडेट्स नहीं मिलते थे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ऐसा कहा है कि ये जो रिजिड सेपरेशन होता है कि आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, उन सबको हटाया जाए। तो इस तरह से अगर भले मैथ्स नहीं किया हो, मैं फिजिक्स नहीं किया हो, ऐसे लोगों को भी इंजीनियरिंग में एडमिशन मिले तो वो कुछ नए इंटरडिसिप्लिनरी इनोवेटिव आइडियाज़ ले सकते हैं। सामने अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट क्या है? भाई जिसने 11-12 में मैथ्स ही नहीं पढ़ा तो वो इंजीनियरिंग के कौन से कंसेप्ट समझ पाएगा? तो फिर वो डिप्रेशन में आ जाएगा, ड्रॉप आउट कर लेगा, सुसाइड कर लेगा वगैरह वगैरह। खैर, ये वैसे प्रीलिम या मेंस के लिए सीधी काम की चीज़ नहीं, बट व्हेन यू गो फॉर द इंटरव्यू स्टेज, अभी ये होगा कि ये मुद्दा चला है तो चलते रहेगा, इसके फेवर में, अगेंस्ट में कॉलम सब चलते रहे। तो अभी आपका अगर कोई इंटरव्यू आ रहा है देन यू नीड टू बी मोर अवेयर और आपका एक स्टैंड होना चाहिए कि हाँ या ना, या ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। पेज 9 में पॉलिटिक्स के समाचार काम के नहीं। पेज 10 में भी पॉलिटिक्स के समाचार काम के नहीं। पेज 11 इंडस वाटर ट्रीटी वो हमने देख लिया। पेज 12 पे नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार का बड़ा इंटरव्यू, उसमें भी काम की चीज़ हमने देख ली। पेज 13 वर्ल्ड न्यूज़ में भी वो पाकिस्तान की वो जीरगा पंचायत हमने देख ली। बाकी सब समाचार काम के नहीं, वही चाइना, नॉर्थ कोरिया, म्यांमार, छोटी बहू मेगन मार्केल। आगे बढ़ते हैं। पेज 14 में कुछ काम का नहीं। जितने भी समाचार है वो सब बॉल बाय बॉल कॉमेंट्री और बिजनेस जीके टाइप के हैं। कुछ लोग मौज में आ जाते हैं कि टेक्निकल नियम हो तो अपने आप काम के हो जाए, सेफ हार्बर मैकेनिज्म फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इन द कंपनी लॉ अगेंस्ट क्रिमिनल। अरे भाई कौन पूछ रहा है ये सब? टाइम वेस्ट ना करें आप। जितने दिन प्रीलिम के कम हो रहे हैं उतना ज़्यादा आप फोकस करिए। एग्ज़ाम की ये काम की चीज़ हो तो ही पढ़ो। अभी ये भी हो सकता है बहुत सारे प्राइवेट मॉक टेस्ट वाले बरसाती मेढकों की तरह फ्री में और पेड में टेस्ट सीरीज चलाएंगे, तो ऐसे सब टेक्निकल इकोनॉमिक कंसेप्ट के प्रश्न पूछते रहते हैं।
तो उसमें आपने डरना नहीं है भाई, इस टाइप के प्रश्न रियल एग्जाम में रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में कुछ आता है, अदरवाइज नॉट कमिंग, डोंट वेस्ट टाइम। पेज 15 और 16 स्पोर्ट्स में भावना देवी भारत की पहली फेंसर, मतलब वो तलवारबाजी वाली स्पर्धा, जो कि टोक्यो ओलंपिक्स में क्वालिफाई हुई है। तो ये था सोमवार का न्यूज़पेपर।